है दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में झारखंड मध्यमा परीक्षा का तैयारी कराने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका पंचम अनिवार्य सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, जो कि मेरा है सामाजिक विज्ञान। और उसका हमने ऑब्जेक्टिव भी देख चुके थे। 20 क्वेश्चन के आसपास हमने ऑब्जेक्टिव और बचे हुए को भी कवर करेंगे। आज हम उसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को ज़्यादा आने की चांसेस है, ज़्यादा बार अभी तक पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन को जानने के लिए और अच्छे मार्क लाने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके बचे हुए जो आपके पास 10 दिन बचा हुआ है उसमें आपका तैयारी अच्छे हो और आप अधिक से अधिक नंबर लाए, फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे मार्क ले आए। तो इसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, और आप लोग भी जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले लघु उत्तरीय देख ले, अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद। वैसे हम जो 10th का पढ़ाते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन सारे हम डिटेल्स में भी बता दिए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उसके विकास। तो जानते हैं इसके बारे में कि इससे क्वेश्चन जो भी अभी तक पूछा गया वो सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है। ऐसे मेनली यदि हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद होता है मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपनी भावना, और जो भी अपने राष्ट्र के प्रति किसी का भी समर्पण होता है, भावना होता है, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। चलिए टू द पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रवाद के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक में ही आ जाते हैं आपके क्या, समर्पण, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में विकास, सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच जो एकता विस्थापित करता है, एकता की जो भावना का विकास होते हैं, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद मेनली क्या होता है कि जो राष्ट्र के जो भी भौगोलिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक परिवेश में जो निवास करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच जो एकता की भावना को विकास करता है, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं निरंकुश। जो अच्छे क्वेश्चन है उसी को हम देखेंगे। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद मतलब जिस पे कोई नियंत्रण ही नहीं हो। निरंकुश मतलब जिस पे अंकुश न लगाया जा सके। तो ऐसी शासन जिस पे कोई क्या हो, अंकुश न हो, नियंत्रण में नहीं हो, जिसका अफसरशाही हो, जो सरकार का जो मन हो वही करे, तो वही क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। कह रहा है क्या कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वही क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं उदारवाद को आप कैसे परिभाषित करते हैं। उदारवाद को कैसे परिभाषित करना है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे, और जो अच्छा नहीं है मतलब जिसके चांसेस नहीं है इस बार आने के, उसको हम नहीं कवर करेंगे। तो उदारवाद मतलब समझ ही सकते हैं, दरिया दिली। तो उदारवाद एक क्या है, लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ाद, मतलब जो फ्रीडम चाहता है वही क्या कहलाता है, उदारवाद कहलाते हैं। और वैना कांग्रेस या वैना सम्मेलन अभी तक बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, वैना सम्मेलन के बारे में लिखे, या वैना कांग्रेस किस वर्ष हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सन 1815 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। कह वैना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वह कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ के ही चांसलर, वहाँ पर अभी भी चांसलर ही कहे जाते हैं, जैसे अपने समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, शासन के चालक, वहाँ पर उसको चांसलर बोला जाता है। तो वहाँ के जो चांसलर थे मेटरनिख, उसने ही वहाँ की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इटली के किन्हीं दो गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम बताएं। जो गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन थे उसका कह रहा है कि नाम बताने के लिए। जैसे भारत में ही गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के संगठन थे, उसी तरह सुभाष चंद्र कह सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कह सकते हैं, उसी तरह इटली में भी थे। तो उसका दो संगठन क्या था, कार्बोनारी और यंग इटली, दो ऐसे संगठन चलता था जो गुप्त रूप से क्रांतिकारी का संगठन चलते थे।
कह रहे जुलाई 1930 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ था। तो 1930 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी कह रहा है कि क्या परिणाम आए थे। तो लुई फिलिप्स के नेतृत्व में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसी क्रांति के बाद वहाँ पे लुई फिलिप्स के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जर्मनी के एकीकरण में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था। उसी का मतलब उसको जर्मनी के एकीकरण का तलवार भी माना जाता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि भी अभी तक में बहुत बार पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि की अध्यक्षता किसने की थी, तो वॉन गोगेर्न ने की थी। किसने की थी, वॉन गोगेर्न ने। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद से रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो समाजवाद एवं साम्यवाद की जो अवधारणा है वह सबसे पहले कहाँ दिया गया था, तो रूस में ही दिया गया था। तो इसीलिए लिखा गया है कि रूसी क्रांति। तो इसका भी अच्छे क्वेश्चन सब देख लेते हैं। दास कैपिटल का लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो, श्रमिक एक हो। यह कार्ल मार्क्स का ही नारा था। जब देखा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, जितना काम कराया जा रहा है उससे भी कम मजदूरी मिल रहा है, तो उसने नारा दिया था क्या, कि सारे मजदूर एक हो। उसके बाद फरवरी क्रांति के समय रूस का जार कौन था, मतलब रूस के जो शासक होते हैं वहाँ को, रूस के शासक को उस समय में वहाँ का जार बोला जाता था। तो फरवरी का जो क्रांति हुई थी तो उस समय में जो रूस का शासक थे वो कौन थे, जार निकोलस द्वितीय थे। उसी से रिलेटेड है बोल्शेविक क्रांति। पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि रूस के सांसद का क्या नाम है, तो रूस के जो सांसद है उसका नाम क्या बोला जाता है, ड्यूमा। क्या बोला जाता है, ड्यूमा। रूस के सांसद का नाम है ड्यूमा। अब हम इस क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद से देख लेते हैं, जो कि मतलब अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध में किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। मतलब वहाँ पे जो नील की खेती हुई का ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग कराते थे, उसी के विरोध में गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया था, आंदोलन किया था। और गांधी जी का यह पहला आंदोलन था जो कि सफल आंदोलन रहा था। बागवान व्यवस्था के अंतर्गत इसमें किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया था, आंदोलन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। इस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, एक वीडियो और कवर करेंगे, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारा क्वेश्चन मेरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग संस्कृत व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम करके पूछ सकते हैं। जलियांवाला बाग 1919 में ही हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट पास करने के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि उसके विरोध में ही यह वहाँ पे जनसभाएं चल रही थी। नेक्स्ट है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो उसका मानना था कि इस आंदोलन के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित की जा सकती है, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन 2 अली बंधु मुस्लिम भाइयों के द्वारा चलाया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि खिलाफत समिति का संगठन कब और कहाँ और किसके द्वारा हुआ था, तो 1919 ईस्वी में ही बॉम्बे में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन का संगठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा घटना का महत्व बताइए, तो चोरी चौरा हत्याकांड जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे तो उसी के दौरान यह घटनाएं हुई थी। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। इस हिंसक घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया था।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आए। भारत में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके अध्यक्षता के लिए मतलब साइमन कमीशन भारत आए थे। और इससे भारत के जो भी क्रांतिकारी थे वो नाराज़ थे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज के ही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने दांडी की यात्रा क्यों की थी। तो आप सबको पता होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून को भंग करने के लिए किया था, जो कि गुजरात के साबरमती से चलकर और दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाया था और उसमें नमक कानून को भंग किया था। उसके बाद गांधी जी ने गिरफ्तारी भी दी थी और इसके बाद सभी जगह नमक बनाए जाने लगे। उससे पहले नमक पर भी टैक्स लिया जाता था, कर लिए जाते थे अंग्रेज सरकार के द्वारा, और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। इस यात्रा के द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और नमक कानून को तोड़ा था। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं और इसमें नमक कानून को तोड़ा था। 1932 के पूना एक्ट का परिणाम क्या हुआ, जो कि दलित वर्गों के लिए गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में यह पूना एक्ट हुआ था। अनुसूचित जाति दलित वर्गों को केंद्रीय और प्रांतीय विधायक परिषदों में आरक्षित स्थान मिले, इसके लिए पूना एक्ट पारित हुआ था। वे बम और पिस्तौल जो उपासना नहीं करते बल्कि समाज को क्रांति चाहते, यह किसका कथन था। तो शहीद भगत सिंह का यह कथन थे कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, क्योंकि यह मतलब चाहते थे कि अंग्रेजों को भगा देंगे और हम यहाँ आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, जो कि गांधी जी सब नरेंद्र से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे को उस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और सारे चीज़ हम एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।